नमस्कार, हमारे बजट स्पेशल प्रोग्राम नई सोच नया बजट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका अग्रवाल चौधरी। पूरे देश को इस साल के बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। कुछ लोग टैक्स में रियायत की उम्मीद कर रहे हैं तो कुछ चाहते हैं कि नया बजट देश में रोजमर्रा की चीजें सस्ता करने के लिए फैसले ले। लेकिन हर कोई चाहता है कि इस साल का बजट बुनियादी ढांचे के विकास पर खास ध्यान दे। तो बजट स्पेशल में अब हम चर्चा करेंगे देश के बुनियादी ढांचे की बजट से उम्मीदों की। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ेंगे। डॉक्टर रंजीत मेहता हैं जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर विशेषज्ञ हैं पीएचडी चेंबर्स से। थैंक यू डॉक्टर मेहता हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए खास कार्यक्रम में। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी पिक्चर अपने दर्शकों को दिखाते हैं। देश में परिवहन ढांचे यानी ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने कई महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखे हैं। अर्थव्यवस्था को और तेजी देने के लिए इस क्षेत्र का मजबूत होना बेहद जरूरी है और इसी के मद्देनजर सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष में इस पर खास ध्यान दिया है। यही वजह है कि आने वाले बजट से सड़क परिवहन और शिपिंग सेक्टर ने खासी उम्मीदें लगा रखी हैं। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास में बुनियादी ढांचा एक अहम भूमिका निभाता है। सरकार इस क्षेत्र पर खास तवज्जो दे रही है। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए सरकार ने पिछले साल 2016-17 के बजट में 2,21,246 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। 97,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए विशेष तौर पर आवंटित किए गए थे। जहाजरानी और अंतर जलमार्ग के लिए 1,600 करोड़ रुपए दिए गए। सड़क परिवहन और शिपिंग मंत्री नितिन गडकरी ने 5 साल के दौरान 25 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं लागू करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, जिसमें से सड़क परिवहन पर 15 लाख करोड़ और शिपिंग सेक्टर पर 10 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार की योजना मौजूदा 96,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग को बढ़ाकर 2 लाख किलोमीटर तक करने की है। अभी सरकार सड़क परिवहन पर 4.5 लाख करोड़ और शिपिंग सेक्टर पर 3,60,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। एनडीए सरकार ने 3,85,000 करोड़ रुपए की लगभग 95% बंद पड़ी परियोजनाओं पर काम शुरू किया है। देश भर में पहली बार 12 एक्सप्रेसवे हाईवे बनाने का प्रस्ताव सरकार का अहम कदम माना जा रहा है। सड़क सुरक्षा के मद पर भी पिछले बजट में 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। जल परिवहन की बात करें तो भारत में इसकी अपार संभावनाएं हैं। सरकार की खास तवज्जो सागरमाला परियोजना पर है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई थी। इसका उद्देश्य भारत के 7,500 किलोमीटर लंबे तटीय इलाके की क्षमता का वाजिब इस्तेमाल करना है, जिससे आर्थिक विकास को गति मिल सके। बंदरगाहों से इस साल 6,000 करोड़ रुपए का लाभ हुआ और अगले वित्त वर्ष में 7,000 करोड़ रुपए का लाभ कमाने का लक्ष्य है। सरकार की योजना देश की 101 नदियों को एकीकृत अंतर्जल परिवहन व्यवस्था से जोड़ने की है। इसके तहत गंगा नदी पर काम शुरू कर दिया गया है। नितिन गडकरी ने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में देश की जीडीपी को 3% तक बढ़ा सकने की क्षमता है और सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में सभी संभव प्रयास कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो चलिए बुनियादी ढांचे को लेकर कुछ और बड़े आंकड़ों पर नजर डालते हैं। देश में करीब 33 लाख करोड़ किलोमीटर सड़कें हैं। सड़कों का ये जाल दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा है। सड़कों के विस्तार ने पिछले सालों में गांव, कस्बों, शहरों और आपस में जोड़ने में अहम भूमिका निभाई है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार ने छोटे शहरों के व्यवसाय को बड़े शहरों से जोड़ने का काम भी किया है। मौजूदा सरकार भी सड़कों के विस्तार पर पूरा ध्यान दे रही है। यही आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं अपने ग्राफिक्स के जरिए। राजमार्ग की जो परियोजनाओं के टेंडर हैं 2014-15 में 7,980 किलोमीटर जो राजमार्ग हैं वो बने थे। राष्ट्रीय राजमार्गों का जो निर्माण हुआ था 2015-16 में 6,000 किलोमीटर का हुआ था। 2014-15 के आंकड़े हैं 4,340 किलोमीटर। तो ये पीपीपी मॉडल के तहत जिन पे काम जारी है वो प्रोजेक्ट्स का फिगर है 136। बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं को जो मंजूरी दी गई थी 11 अरब डॉलर की दी गई है, जो 16-17 में बढ़ाकर 19 अरब डॉलर हो गई थी। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसी चर्चा को। डॉक्टर मेहता, हमने देखा है कि पिछले बजट में अगर आवंटन की बात की जाए जो
रोड्स के लिए खासकर रहा, उसमें 2016-17 में 55,000 करोड़ आवंटन किया गया था। और जिस तरह के लक्ष्य रखे गए हैं, जहां तक रोड के निर्माण की बात है, 41 किलोमीटर्स पर डे का जो लक्ष्य रखा गया है, बहुत ही एक एम्बिशियस टारगेट है। इसके चलते इस बार के बजट से किस तरह की उम्मीदें हैं, जहां तक खास करके राजमार्गों और रोड्स का सवाल है? देखिए, जिस हिसाब से हमारी इंडियन इकोनॉमी इस टाइम ग्रो कर रही है, और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा रोड नेटवर्क है दैट इज सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, जिसमें हमारे पास जो इस टाइम लेटेस्ट आंकड़े हैं जो 31 मार्च 2015 को रिलीज हुए हैं, वो जो 54,72,000 किलोमीटर है। दैट इज द सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। तो इसके बावजूद भी, और हमारा जो डिपेंडेंसी है रोड नेटवर्क में बहुत ज़्यादा है रोड में। अगर हम देखें, अगर 85% ऑफ पैसेंजर ट्रैफिक दैट गोज बाय द रोड, और करीब 65% जो फ्रेट जो है वो रोड के थ्रू आज हम कर रहे हैं। और ऑफ लेट आप जब से मोदी सरकार आई है, तो तब से हमने देखा कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में खास जो है गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है, क्योंकि जब तक हम अपनी रोड्स को एक सीमलेस कनेक्टिविटी के ना करें, तब तक जो है देश में जिस हिसाब से जो विकास है, वो विकास की जो गति है, जो एग्जैक्ट पेस है, वो एग्जैक्टली आ नहीं पाएगा। तो गवर्नमेंट का जो पिछले आप देखें कि शुरू में जब ये गवर्नमेंट आई थी, जब हमारे देश में करीब 5 to 6 किलोमीटर पर डे रोड कंस्ट्रक्शन हो रही थी, और विद इन अ ईयर इट वेंट अप टू अराउंड 19 किलोमीटर पर डे। जबकि अभी लेटेस्ट जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं मिस्टर नितिन गडकरी, उन्होंने कहा कि हम जो है एक टारगेट लेके चल रहे हैं कि करीब 40 किलोमीटर पर डे के हिसाब से रोड कंस्ट्रक्शन जो है इस देश में होगी। और ये हम अगर पिछले 2.5 साल के इनके कार्यकाल में देखें तो ये क्वाइट पॉसिबल है, और इस दिशा में काफ़ी गवर्नमेंट ने काफ़ी काम ही चल रहा है। तो इनमें बहुत ही महत्वाकांक्षाएं, बहुत ही एम्बिशियस जो स्कीम्स गवर्नमेंट ने आई हैं, उसमें जो है आपके एक भारत माला प्रोजेक्ट है या सागर माला प्रोजेक्ट है। अभी जो है प्रधानमंत्री जी ने लेटेस्ट जो भी लॉन्च किया है, 4 धाम जो उत्तराखंड में एक रिलीजियस प्लेसेस को जोड़ने का जो काम है, वो भी एक अपने आप में बहुत ही एक महत्वाकांक्षी और बहुत अच्छे कदम है। और अगर जहां तक बजट की इसमें बात करें कि क्या उम्मीदें हैं इस बजट से इस क्षेत्र के लिए, अगर आप देखें तो ये बजट है अपने आप में एक बहुत ही यूनिक बजट होगा। क्यों? पहली बार तो ये है कि ये बजट 1 फरवरी को पहली बार आ रहा है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और दूसरा, आफ्टर डीमोनेटाइजेशन ये पहला बजट होगा। तीसरी बात, इस टाइम जो है 92 ईयर्स से जो हमारा रेलवे बजट अलग आता था, ये पहले मर्ज कर दिया गया। तो ये अपने आप में मेरे ख्याल से एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल बजट की उम्मीद है, जो कि हम समझ सकते हैं कि एक ग्रोथ ओरिएंटेड बजट आएगा, जिसका डेफिनेटली जो स्पेशल फोकस होगा वो रोड डेवलपमेंट में, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा है। और हमें ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ क्रिएट ऐसे नहीं करना है, बिकॉज जो आज अगर आप देखें स्थिति इन्वायरमेंट, डॉक्टर मेहता, उसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन जहां तक हम ये रोड नेटवर्क की बात करते हैं, जैसे कि आपने भी बोला कि ये रोजमर्रा की ज़रूरतों को एक जगह से पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, लेकिन जहां तक हम बुनियादी ढांचे में निवेश की बात करते हैं, तो क्या इस बजट से इस तरह के कुछ आइडियाज निकल के आ सकते हैं कि इस निवेश को भी बढ़ावा मिले, और खास करके प्राइवेट सेक्टर से या पीपीपी मॉडल के थ्रू? जी, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आप देखें तो जो आपने 12 फाइव ईयर प्लान में करीब $1 ट्रिलियन, जो कि करीब आज की टाइम में करीब 70 लाख करोड़ रुपए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचे में इन्वेस्टमेंट की बात थी। तो अगर आप देखें तो गवर्नमेंट इसमें सारा पैसा नहीं लगा सकती। तो दूसरा जो हमारा इसमें एक बहुत अच्छा मॉडल है वो पीपीपी मॉडल है। जी। पिछले अगर आप देखें तो जब पहले जो 2014 में गवर्नमेंट में आई, तो इससे करीब रोड या सेक्टर में कई सारे जो है प्रोजेक्ट स्टॉल थे ड्यू टू वेरियस एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज एंड अदर क्लियरेंसेज। लेकिन अभी जो है वो सारे बैकलॉग जो है क्लियर हो रहे हैं। और इसमें हमें क्या है, इनिशियली
इन्वेस्टमेंट हमें, क्योंकि अब तो जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में है 100% आप ऑटोमेटिक रूट के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। इसके लिए हमें एक देश में जो है एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। पर उसके तहत भी काफी कदम उठाए गए हैं। जहाँ तक हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, जो आपने क्लियरेंसेस की बात की, चाहे वो एनवायरमेंटल क्लियरेंस हो, चाहे वो लैंड एक्विजिशन की बात हो, यानी कि भूमिगत अधिग्रहण, तो इन सब को लेकर भी हमने देखा है काफी काम हुआ है। इसी को क्या बजट में आगे भी बढ़ाया जाएगा, और इंसेंटिव्स की जब बात करते हैं तो किस तरह के दिए जा सकते हैं? देखिए, जो हमारे देश में अगर आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करें, स्पेशली जो है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में रोड कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो कई ऐसे हमारे ट्रेन्स हैं जहां पे कि काफ़ी अच्छी नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारा अभी कंस्ट्रक्शन सेक्टर, रोड सेक्टर हम बढ़ाना चाहते हैं 40 किलोमीटर पर डे, उसमें सबसे बड़ी बात है जो टेक्नोलॉजी जो है हमारी सबसे बड़ा रोल प्ले करेगी। और कोई भी जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, स्मॉल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उनको जो है एक हमें इक्विपमेंट बैंक बनाना पड़ेगा, जिसमें कि कई तरीके के जो इक्विपमेंट्स हैं जो रोड कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं, उनको मे बी एक क्रिएट किया जाए। और उसके लिए स्पेशली जो इस तरीके के इक्विपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए स्पेशली ऑन रोड, क्रिएशन ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें लाए जाएं, उसमें मे बी इंपोर्ट ड्यूटी में जो है गवर्नमेंट जो है रियायत दे सकती है। उससे क्या होगा कि जो लोग डायरेक्टली ऐसे इक्विपमेंट को बाहर से नहीं मंगा सकते, और उसमें अगर इंपोर्ट ड्यूटी अगर कम होगी तो यहाँ पे वो इक्विपमेंट आएंगे, और इक्विपमेंट बैंक एक बनाया जाएगा, जिससे कुछ छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, आप बात लीजिए हिल्स की, आप डिफिकल्ट टेरेन में कोई रोड बना रहे हैं, हिल्स की बात लीजिए, या फॉर दैट मैटर आप जो है आप नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में देखिए, वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन की बात है, तो उसमें जो इन इक्विपमेंट की लेटेस्ट जो इक्विपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उस तरह के इंसेंटिव भी हमें इस बजट से उम्मीदें हैं कि दिख सकते हैं। जी, इस चर्चा को जारी रखेंगे डॉक्टर मेहता, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ये चर्चा इस ब्रेक के उस पार जारी है। आप देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश। और एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। अब हम आपको कुछ जमीनी रिपोर्ट दिखाएंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़कों के निर्माण पर केंद्र सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। दिल्ली से हमारे संवाददाता नीरज सिंह की अपनी बजट यात्रा में देखते हैं सरकार इस क्षेत्र में क्या कुछ नया कर रही है। बजट यात्रा के लिए इस समय हम हैं NH 24 पर। आपको बता दें कि सड़कें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और विकास का आईना मानी जाती हैं। सड़कों का जाल अर्थव्यवस्था को गति देने में अहम किरदार निभाता है। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर साल 2016-17 के बजट में सरकार ने 2,21,246 करोड़ का लक्ष्य रखा था। 97,000 करोड़ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए विशेष तौर पर आवंटन किए गए थे। आने वाले 5 साल में सरकार का लक्ष्य है कि सड़क परिवहन पर 15 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएं। इसके साथ ही देश भर में 12 एक्सप्रेसवे हाईवे बनाने का भी लक्ष्य सरकार का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। इसके साथ साथ ही मौजूदा 96,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग को बढ़ाकर 2 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग करने का भी लक्ष्य सरकार ने रखा है। इसके साथ साथ ही सागरमाला परियोजना के तहत जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और उत्तर पूर्व के राज्यों में सड़कों का भी जाल बिछाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले बजट में 2017 के बजट में वित्त मंत्री सड़क परिवहन पर अपना व्यापक समर्थन देंगे, ताकि सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार में भी तेजी देखने को मिले। कैमरामैन अच्युतानंद साहू के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज, NH 24। डॉक्टर मेहता, तो आपने देखा, हमारे संवाददाता भी जैसे बता रहे थे कैसे अर्थव्यवस्था का एक आईना होता है, जहां तक रोड्स की बात की जाए या बुनियादी ढांचे की बात की जाए। लेकिन हमने देखा है हमेशा बजट में एक फोकस निर्माण पे तो रहा ही है, लेकिन इस बार क्योंकि वो प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जो कि खत्म होने वाला है, उसके बाद हमें देखने को मिलेगा कि जहां तक उसके रखरखाव का सवाल है रोड नेटवर्क के, उस पर भी खास फोकस हो सकता है। जी देखिए, रोड कंस्ट्रक्ट करना ही बहुत ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसका जो मेंटेनेंस है, रखरखाव है, ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आज अगर हम देखें तो हमारा, लेकिन ये बहुत पुअर रहा है कि मेंटेनेंस पे रोड एक बार बन जाती है, बट मेंटेनेंस का इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। आजकल कई सारी नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं रोड कंस्ट्रक्शन में, नैनो टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, जिनके इस्तेमाल से शुरू में ही आप जो है स्पेशली ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ हिली एरियाज़ हैं, हिली टेरेन्स हैं, वहाँ पे रोड जो है काफ़ी लैंडस्लाइड्स वगैरह आते हैं, तो रोड उसमें जो सॉइल इरोजन, क्योंकि रोड के लिए जो सबसे जो
उसके लिए क्या बहुत हार्मफुल चीज़ है वह पानी। तो पानी जब अंदर चले जाता है तो रोड जो है खराब हो जाती है। तो इस पे खास ध्यान डेफिनेटली मेंटेनेंस में रखरखाव पे काफ़ी ध्यान देना चाहिए, जिससे कि जहाँ पे एक रोड बन जाए। तो इसमें मैं कहूँगा कि जो अभी लेटेस्ट हमारे जो परिवहन मंत्री हैं श्री नितिन गडकरी जी, वो जो है इसमें सीमेंटेड रोड पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि सीमेंटेड रोड जो है उसकी जो लाइफ होती है वो ज़्यादा होती है। तो बिटुमिन रोड के अलावा जो है सीमेंटेड रोड में जो है फोकस रहेगा, जिससे कि उसमें मेंटेनेंस भी कम होता है, लेकिन इनिशियल जो है कंस्ट्रक्शन होती है, इनिशियल जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है सीमेंटेड रोड की, वो जो है थोड़ी हाई होती है। तो ये इसमें है। तो डेफिनेटली हमें इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। जो लेटेस्ट आजकल वर्ल्ड ओवर इतनी सारी नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, जिसमें कि मेंटेनेंस में, रखरखाव में काफ़ी उसमें एक मदद मिल सकती है। जी बिल्कुल। और हमने देखा था कि पिछली बार भी NHAI ने जिम्मा उठाया था कि 50,000 किलोमीटर की रोड्स या हाईवेज हैं, जो स्टेट हाईवेज हैं, उनको बेहतर बनाने का जिम्मा उन्होंने भी उठाया था। चलिए इस पर और चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक और ब्रेक का। इसके बाद ये चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं नई सोच नया बजट, और हम बात कर रहे थे राज्य मार्गों की, लेकिन अब थोड़ा फोकस शिफ्ट करते हैं और बात करते हैं जल मार्ग के बारे में भी। डॉक्टर मेहता, हमने देखा है काफी फोकस रहा है। जहाँ तक सागरमाला प्रोजेक्ट की भी बात की जाए तो वो प्लानिंग से अब लागू करने की स्टेज पर आ गया है। सागरमाला डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है जो फंडिंग के लिए भी लगाई गई थी, उसको लेते हुए जो जलमार्ग की कितनी, क्योंकि देश में है, तो उसके लिए क्या उम्मीदें हैं इस बजट से? देखिए, इस टाइम जो सबसे अच्छी बात हो गई है, राज्यसभा में अभी जो है नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 पास हो गया है, जिसमें कि करीब हमारे 111 जो है राष्ट्रीय जलमार्ग जो है घोषित कर दिए हैं, डिक्लेयर कर दिए हैं। ये हमारा देश का बहुत बड़ा अभी तक दुर्भाग्य रहा है कि हमारे यहाँ जो है जल मार्गों को इतनी फोकस नहीं किया गया है। लेकिन अगर आप देखें जलमार्ग क्यों ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे देश में, अगर आप कॉस्ट की बात करें, अगर आप रोड से किसी सामान को ले जाएं तो उसमें 1.5 रुपये का अगर खर्चा है, रेल से जाएं तो 1 रुपये का, लेकिन जो जलमार्ग से उसे ले जाएंगे करीब 25 पैसे, 25 पैसे का फर्क है, 25 पैसे की ही कॉस्ट आती है। तो आज हमारे देश में करीब 3.5% जो है जो गुड्स का आवागमन है वो जलमार्ग के थ्रू होता है। लेकिन अगर आप चाइना या और किसी डेवलप कंट्री की बात करें तो वहाँ पे करीब 44 to 47% जो है ऑलरेडी जलमार्गों के थ्रू ले जाया जा रहा है। और जिस हिसाब से अगर हम देखें तो रोड सेक्टर में एक काफ़ी इसमें ऑयल, डीजल ये सब इस्तेमाल होता है, जिससे पोल्यूशन एक जो बहुत बड़ा डेंजर हो गया है हमारे पूरी यूनिवर्स के लिए, पूरी अर्थ के लिए। तो जलमार्ग जो है बहुत ही सेफ चीज है और जिससे सामान को आसानी से ले जाया जा सकता है। जो हमारी इस गवर्नमेंट का फोकस रहा है, स्पेशली जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उनका फोकस रहा है कि शिपिंग मिनिस्टर, उनका फोकस रहा है कि कैसे जो है जलमार्ग को ज्यादा से ज्यादा जो है यूज किया जाए। हमारे यहाँ इसमें एक इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने कई सारे इसमें अभी बिडिंग प्रोसेस भी कई सारे कर दिए हैं और 2-3 जलमार्ग ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, जैसे हल्दिया से क्या कहते हैं ब्रह्मपुत्र वगैरह, ये सब कई जगह शुरू हो चुके हैं, जिसमें करीब 5-6 ऑलरेडी जो है डिक्लेयर हो चुके हैं, शुरू करना चाहते हैं। इसमें कई सारी जो विदेश की जो कंपनियां भी हैं वो भी काफी निवेश करने में इच्छुक हैं। लेकिन उसमें क्या है, हमारे यहाँ जो रिवर की अभी हालत है वो जो है बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि इसके लिए उसमें कुछ देख सकते हैं कि बजट में खास फोकस हो, जहां तक उनकी सफाई की बात हो, रखरखाव की बात हो, साथ साथ बंदरगाहों की भी बात हो, तो उस पर भी खास फोकस रह सकता है। तो सर, हमारे संवाददाताओं ने भी काफी टूर किया है, काफी रिपोर्ट्स आई हैं उनकी। चलिए एक उसी खास रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं ना। पर्यटन के लिहाज से मणिपुर भी जाना माना स्थल बन सकता है अगर वहां इस क्षेत्र के लिए और कदम उठाए जाएं तो। हमारे संवाददाता विशाल बरिस्तो पर्यटन यात्रा लेकर पहुंचे मणिपुर के प्रसिद्ध लोकटक झील, जहां लोगों का मानना है कि राज्य के नाकेबंदी से इस उद्योग पर काफी बुरा असर पड़ता है। बजट यात्रा में हम पहुंच गए हैं मणिपुर की राजधानी इम्फाल से 45 किलोमीटर दूर लोकटक झील पर। 13 किलोमीटर में फैली लोकटक झील पूरे पूर्वोत्तर में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है और मणिपुर के पर्यटन का एक अहम स्थल है। आइए जानेंगे किस तरह से लोकटक झील मणिपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा रही है। यूजुअली जब हम नॉर्थ ईस्ट के टूरिज्म में बात करते हैं तो फिर जनरली पब्लिक जाता है सिक्किम और असम की तरफ।
यहाँ भी मणिपुर में भी बहुत ज़्यादा जगह है, जैसे कि हम देख रहे हैं नज़ारा लोकटाक लेक में, जिसको जस्ट पब्लिसिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़रूरत है, जिसमें हम अगर पब्लिसिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएंगे तो फिर इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकते हैं। झील में पर्यटकों के लिए नौकायन के अलावा इस तरह के छोटे छोटे फ्लोटिंग आइलैंड्स हैं, आप देख सकते हैं। अगर आप थोड़ी देर भी यहाँ खड़े हों तो पानी आपके पैरों को गीला करने लगेगा। और ये इस तरह का लचीला एक आइलैंड है जिन्हें यहाँ की भाषा में फुमदी कहा जाता है, और ये पूरी झील में फैले हुए हैं। कोई लोग पूछते हैं हम मणिपुर बोलने से भी हम जाते बाहर तो पूछे मणिपुर कहाँ पे, तो हमें भी कभी भी बुरा लगता है। मगर ये लोकटाक लेक तो ये बहुत नेचुरल लेक है, सबको पता होना चाहिए कि इतने यहाँ पे भी नॉर्थ ईस्ट पे भी ऐसे जगह है जो टूरिस्ट आ सकते हैं, तो ज़्यादा बजट चाहिए क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस बने, सबको पता चले कि मणिपुर भी एक ऐसी जगह है। और यहाँ पे जो प्रॉब्लम टेररिस्ट के वो भी थोड़ा कम करना चाहिए। गवर्नमेंट को पहले इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि देखिए जो डिस्टर्बेंस है, जो बाहर का आदमी लोग को आने के लिए मना कर रहा है, क्या ILP क्या है, तो ये सब करने से तो डेवलपमेंट नहीं होगा। पहले तो ये हटाना पड़ेगा, और ये हटाने के लिए गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मिल करके ये करना पड़ेगा। आर्थिक नाकेबंदी से जूझ रहे मणिपुर में पर्यटन के लिहाज से बहुत सी संभावना है, लेकिन अगर इस मुद्दे पर ध्यान दिया जाए तो फिर ये राज्य पर्यटन के विश्व मानचित्र पर उभर सकता है। कैमरामैन संदीप के साथ विशाल बेरिस्टो, DD न्यूज, सेंड्रा, मणिपुर। और हमारे संवाददाता शिशिर शेलार बजट यात्रा लेकर पहुंचे गोवा, जहां पर्यटन को लेकर देखते हैं उनकी ये रिपोर्ट। गोवा हमेशा से ही अपने यहाँ के समुद्र किनारों के लिए, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता के लिए और साथ ही साथ यहाँ के चर्चेस के लिए काफ़ी फेमस रहा है, और इसीलिए कई सारे देसी विदेशी सैलानी यहाँ पे हर साल आते हैं। हालांकि टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें तो टूरिज्म इंडस्ट्री गोवा में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तकरीबन 12 से 13% अगर देखा जाए GDP में ग्रोथ है टूरिज्म इंडस्ट्री का, और इसके मद्देनजर देखा जाए तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख लोग यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज़ है जो कि इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। साथ ही साथ कई बड़े और छोटे होटल्स हैं यहाँ पर जो उसमें कई सारे लोग काम करते हैं। साथ ही साथ एक टूरिज्म इंडस्ट्री अगर देखा जाए उस पर टैक्सी यूनियंस आती है, कई सैलानी यहाँ पर आते हैं, तो ऐसे में अगर देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण अंग बनता है गोवा की टूरिज्म इंडस्ट्री एक ओवरऑल डेवलपमेंट गोवा का प्रे करने के लिए। इसके साथ अगर देखा जाए MSME सेक्टर से हम कहते हैं तो वो भी काफ़ी बड़ी तादाद में गोवा में इस वक्त मौजूद है। हालांकि टूरिज्म इंडस्ट्री के बाद हम बात करें तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और खास करके फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट के तौर पर गोवा अब अपनी पहचान बना रहा है। और यहाँ पे इस पूरे सिटीज में अगर देखा जाए, स्टेट में देखा जाए, तकरीबन 50 से 60 हज़ार युवा जो है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो ऐसे में गोवा जो है अपनी एक नई पहचान बना रहा है, टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ साथ कहीं ना कहीं फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी नाम कमा रहा है। और साथ ही साथ ये छोटे इंडस्ट्रीज है जो इन दोनों सेक्टर्स में काम करती है, उस पर भी कई सारे लोग जो है निर्भर है। कैमरामैन लोकेश के साथ शिशिर शेलार, DD न्यूज, पणजी। तो आपने देखी हमारी दोनों खास रिपोर्ट्स और जो बता रही थी कि कैसे एक अच्छा बुनियादी ढांचा पर्यटन को भी काफी बढ़ावा दे सकता है। डॉक्टर मेहता, आज हमारे पास वक्त इतना ही है, लेकिन आप यहाँ आए, आपने इस मंच से अपने विचार साझा किए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू। तो आज हमारे इस खास शो में इतना ही, लेकिन आपसे फिर होगी कल मुलाकात। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।